क्या होती है एरर? एरर मतलब गलती, गलती नहीं होता। फिजिक्स में एरर का मतलब कुछ और है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो। यहाँ से आपका घर है, जैसे वो बच्ची आई नहीं है जिसका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो उस बच्ची का घर कितना दूर है? 5 किलोमीटर। गारंटी है क्या 5 किलोमीटर की? एग्जैक्टली गारंटी नहीं 5 किलोमीटर ही है, 5.0 किलोमीटर नहीं, 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है या 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो राउंड ऑफ उसके दिमाग में ये लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन उसमें एक अनसर्टेनिटी है कि नहीं। अगर आपकी ई स्कूटर है उसमें इतनी ही बैटरी है कि फिक्स 5.0 किलोमीटर की चलेगी, तो आप गारंटी दे सकते हो क्या कि उसको स्टार्ट करके आप चलोगे और ये वहां पहुंचेगी? नहीं हो सकती है, कोई जरूरी नहीं पहुंच भी सकती। तो बात ये है, एरर मींस द मैग्नीट्यूड of uncertainty in the measured value of a quantity। कोई भी मेजरमेंट आपने किया ना, तो उस मेजरमेंट में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, और उसकी जो मेजर होती है ना, उसका हम कहते हैं एरर। अब आपके पास एक मेजरमेंट के लिए टास्क है, आपको या स्कूल का जो गेट है ना, इस गेट पे पॉइंट दे दिया, और इस पॉइंट से आपको ये जो प्लेग्राउंड है ना गवर्नमेंट कॉलेज का, इस प्लेग्राउंड के गेट के पास एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, वहां की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आपके पास मेजरमेंट के कई ऑप्शंस हैं। एक बच्चे के पास में स्कूटी है और वो अपनी स्कूटी से मेजर करेगा, बाइक मान लो, उसमें ओडोमीटर लगा होता है ना, वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो बात ये है कि वो यहाँ पर ओडोमीटर से रीडिंग लेता है, और ओडोमीटर उसको जो रीडिंग देता है ना, वो इस तरह से है 1532.4 किलोमीटर उसका रीडिंग है स्टार्टिंग में, और जब ये यहाँ पहुंचता है तो ये होता है 1532.9 किलोमीटर। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना है? ये हो गया 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हाफ ऑफ अ किलोमीटर है। क्या ये एग्जैक्टली गारंटी है इसका? क्यों नहीं है गारंटी? मुझे उसका रीजन बताइए। क्या रीजन है कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आपकी स्कूटी यहां पर खड़ी है ना, तो उसमें ये रीडिंग आ रखी है। अब ये लास्ट वाला डिजिट है, ये चलता रहता है 5 6 7 8 9 फिर 0 होते ही ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा होता है रीडिंग में। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बात ये है कि ये जो 4 है ना, ये इसमें कब लोड हुआ? हो सकता है यहाँ पर फासला चौराहे के पास है ना, तब ये 4 लोड हो गया। उसके बाद 100 मीटर पूरा हो जाएगा ना, तब ये बढ़ेगा 5। उसके बाद आप स्कूल में आए, स्कूल के पास आए, तो हो सकता है 4 आने के बाद 90 मीटर आप चल चुके हो, फिर ये 4 ही दिखाएगा।
अब आप शुरू कर रहे हो और मान रहे हो कि ये 4 है, अभी रोड है, फिर आप जैसे 10 मीटर चलोगे तो ये 4 का 5 हो जाएगा, क्या 100 मीटर चल दिया? नहीं चलेगा, एरर। सही बात सुन, तो हम अनसर्टेनिटी को एरर कह रहे हैं, इसीलिए एरर कह रहे हैं क्योंकि आपका ये एग्जैक्टली 4 अभी इसके पास नहीं हुआ है, ये पता नहीं कब हुआ था, 10 मीटर पहले, 20 मीटर पहले, 30 मीटर पहले, स्टिल इट इज शोइंग 4। आई बात समझ में? फिर जब आप वहां गवर्नमेंट स्कूल के पास बिजली का खंभा है ना, उसके पास पहुंचने से पहले ही यहां पर आ गया, लगभग 80 मीटर पहले या 40 मीटर पहले ही ये 9 रोड हो गया और बिजली के खंभे तक आप चलोगे ना तब तक ये 9 ही रहेगा। बोलो रहेगा ना? तो इसकी रीडिंग पर बहुत कम ट्रस्ट है हमें। फिर सर ने आपको ये बात समझाई कि बेटा तुम्हारी इसकी रीडिंग को हम रिलायबल नहीं कह सकते, इसको मैं कह रहा हूं लेस रिलायबल। So to increase the reliability, we choose a different option. अब आपको सर ने एक फीता दिया है ना मेजरमेंट के लिए, तो उस फीते से आप मेजर करो, या फिर मैं चलो उसको तो और फैशन हो गया, आपको सर ने एक व्हील दिया है, डिस्टेंस व्हील, उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है, वो पहिया जो है ना सड़क की लंबाई नापते हैं जो, वो उस पहिए को ऐसे स्टिक होती है, उसको ऐसे लेके चलते हैं और उसके अंदर जैसे जैसे 1 मीटर चलती है तो 1 मीटर, 2 मीटर पे 2 मीटर आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा, 4 मीटर, कैसे? अगर आप बीच में बातें करोगे तो ये चीज आपके दिमाग में आएगी। तो डिस्टेंस व्हील जैसे जैसे चलता है ना वैसे वैसे उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे मीटर, लेकिन 1 मीटर से 2 मीटर के बीच का रीडिंग वो नहीं देगा। तो उससे आपको मेजर किया ना, तो डिस्टेंस व्हील का दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, और इसकी रीडिंग आएगी 539 मीटर, यानी कि 0.539 किलोमीटर। इस पे ज्यादा ट्रस्ट है आपको, है? क्यों? क्योंकि इसने इसके छुपे हुए डिजिट्स को सामने एक्सपोज कर दिया। जो रीडिंग यहाँ पर 0.5 ही आ रही थी, 0.5 के अलावा क्या था कुछ पता नहीं था ना, लेकिन यहाँ पर ये बता दिया कि 0.539 मीटर है, लेकिन इसका ये जो लास्ट वाला 1 मीटर का हिसाब है इसमें गड़बड़ है, ये एग्जैक्टली 9 है या ये 8 पे कुछ पॉइंट में था या 9 पॉइंट समथिंग हो गया है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए आप सेंटीमीटर स्केल ले सकते हो। आई बात समझ में? तो आप एक सेंटीमीटर स्केल ले लेते हो और उससे आप जो मेजर करते हो 539.83 मीटर, ये कंफर्म करते हो, ठीक है? और ज्यादा कंफर्म करना है तो मीटर मिलीमीटर में ले सकते हो, पर इतना सीरियस मेजरमेंट कोई करता नहीं है, लेकिन जितना सीरियस हो सकता है उतना करना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक्यूरेसी इज द रिक्वायर्ड थिंग। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपने जो मेजर किया तो एक डिजिट आपका कंफर्म हुआ था, यहाँ पर कितने डिजिट कंफर्म हुए? 1 2 3, और रिलायबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पर कौन से डिजिट फ्री हो गए? देखो 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिजिट कंफर्म किया आपने? 5 डिजिट्स। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है ना? इसने क्या किया कि 5 डिजिट वेरीफाई करके दिए मेजरमेंट के अंदर। सो एज द नंबर ऑफ वेरीफाइड डिजिट्स गोज अप, द रिलायबिलिटी इंक्रीजेस एंड आल्सो द एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, एरर कम होती है। समझे बात को? अब एक चीज, जितने भी डिजिट आपने मेजरमेंट से वेरीफाई किए ना, उनका काउंट है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस बीच हो सकता है कोई डिजिट आपका 0 पे आ जाए, तो 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपका स्केल आके रुका 0.83 पर, ये 80 पे भी तो हो सकता था, हो सकता है कि तो वो 0 वेरीफाई था, उसको भी सिग्निफिकेंट हो जाए। ऐसा भी हो सकता था 540.00, तो वो सारे 0 वेरीफाइड है, गारंटीड है। हमारे मेजरमेंट से जो वेरीफाइड डिजिट्स होते हैं ना, उनके नंबर को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितने हैं? 1, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 5।
तो एरर का टॉपिक और सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक एक साथ ही चलता है, ठीक है। अब मान लो कि मेजरमेंट करने वाले ने कह दिया भाई इतनी एक्यूरेसी की मेरे को जरूरत नहीं थी, आपने इतना एक्यूरेट करने की क्या जरूरत है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक आपको कहां तक की गारंटी चाहिए, वो कहता है कि भाई मेरे को है ना इतना बता दो कि ये कितना मीटर है, इतना ही बता दो मेरे को, बस सेंटीमीटर वगैरह का रीडिंग मेरे को जरूरत ही नहीं है ना। तो फिर आप क्या करोगे, 3 को ड्रॉप करोगे, 8 को ड्रॉप करोगे। लेकिन एक चीज ड्रॉप करते टाइम ये ध्यान रखना है, राउंड ऑफ करते हैं ना वैल्यू को, राउंड ऑफ करने में एरर कम हो, इंक्रीज नहीं हो, एरर कंट्रोल करते हुए आपको राउंड ऑफ करना है। तो आप इसको 3 को ड्रॉप करोगे, 5 से छोटा डिजिट है तो 3 को आप हटा सकते हो और पीछे वाले नंबर में कुछ नहीं करना। 8 को ड्रॉप करोगे ना तो फिर पीछे वाले डिजिट को 1 रिवार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मोर देन 5। राउंड ऑफ आप कई जगह करते नहीं हो, किया भी आज तक बहुत बार। तो 8 और 3 को दोनों को हटाने के बाद में ये 9 जो है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 होते ही क्या बन जाएगा, 540 बन जाएगा, 540 मीटर। बात समझे, समझे क्या नहीं समझे। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज हो गया। राउंडिंग ऑफ का एक रूल और है, थोड़ा सा स्पेशल है, उसकी मैं अभी कर ही लेता हूं क्योंकि ये तो सेकंड का ही काम है। चलो भाई, इस 4 को मेरे को ड्रॉप करना है, ये 4 वाला डेसिमल के बाद मुझे तीसरा डिजिट नहीं चाहिए, मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही अपने रिजल्ट को रखना चाहता हूं। तो मुझे ये बताइए इसको मैं क्या लिखूं, 586.39 ही रखूंगा। 5 से छोटा नंबर ड्रॉप करते हैं ना तो कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ये रूल है। ऐसा करने पर आपकी एरर है ना ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। और अगर आपके पास है 376, अगर आप इसको 6 को ड्रॉप करते हो तो क्या बनेगा, 380 बनेगा, ठीक है। अगर आप 37.5, चलो इसको मैं पॉइंट पे ले लेता हूं, तो आपको भाई दिक्कत है, इसको आप ड्रॉप कर दो, ये उड़ जाएगा 38 डालेगा। अच्छा इसको ड्रॉप करना है, एक है 38.5 है, इसको ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है यहाँ पर। बताइए इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, क्या ये बनेगा 38 और ये बनेगा 38। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों बताइए, इवन और क्या 5 को ड्रॉप करने के बाद प्रीसीडिंग जो डिजिट होता है ना वो इवन ही रहना चाहिए, ये ऑलरेडी इवन है, इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। और इस 5 को अगर ड्रॉप करेंगे, पीछे वाला 7 है, 7 ऑड है, इवन होना चाहिए। ड्रॉप होने के बाद 5 को ड्रॉप होने के बाद प्रीसीडिंग डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर इवन नहीं है तो फिर इंक्रीज करो, और अगर ऑलरेडी इवन है तो छोड़ो, है ना। अच्छा था, चलो जी अब हम वापस आते हैं इधर। increases accuracy plus reliability। अब मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है, व्हाट इज प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या है, समझना जरूरी है। प्रिसीजन क्या है, आप कितना बारीकी से मेजरमेंट
कर रहे हो वो प्रिसीजन अप्रोच पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास में एक रोड है और उस रोड की मेरे को थिकनेस मेजर करनी है। एक तो मैं क्या करता हूँ, मीटर स्केल है उस पर मिलीमीटर में छपा हुआ है, उससे देखता हूँ मैं ज़्यादा मेरे हिसाब से ये तो इतना है ना। तो आप इसकी थिकनेस है मीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल पे लेते हो, तो आपने आइडिया से कैलकुलेट किया और पता चला आपका आइडिया कहता है इट इज नियरली 8 mm। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? कितना है? 1। इज इट श्योर टू बी 8? देखते हैं। उसके बाद इससे ज्यादा एक्यूरेट एक स्केल आता है, उसको वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कैसा डिवाइस होता है पता है? वो क्या करता है, वो डेसिमल के बाद एक और डिजिट को कंफर्म कर देता है। उसके क्या होते हैं, जा होते हैं मूवेबल जा होते हैं, फिक्स जा होता है, और उसमें जो कोई चीज आपने लगाई है तो दोनों जाके बीच में जितना गैप होता है ना उसको वो एक स्केल पे रीडिंग देता है। तो उसकी रीडिंग ले रहा हूं फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। ये आ रहा है 7.9 mm। सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2। ठीक, डेसिमल के एक डिजिट तक। अब मैं आपको बताता हूं प्रिसीजन का मतलब क्या है। इसने डेसिमल के बाद एक डिजिट को कंफर्म किया तो इसका प्रिसीजन हुआ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक, फिर बात करते हैं, एक आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका देखा हुआ, उसमें क्या होता है, उसमें भी जा होते हैं, एक यू जा होता है और उसमें एक स्क्रू की तरह से स्केल है वो फिक्स रहता है, उसको घुमाते हैं। कोई भी चीज उसके जा के बीच में लगाया और फिर उसको कसते हैं, जितनी मोटी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो टाइट हो जाएगा। फिर उसकी स्केल पे रीडिंग लेते हैं और रीडिंग आ रही है 7.93 mm। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ठीक है, तो मुझे ये बात बताइए ज्यादा रिलायबल रिजल्ट कौन सा है, ये या ये या नीचे वाला? इससे भी ज्यादा प्रिसीजन वाले डिवाइसेस होते हैं जो डेसिमल के तीसरे चौथे डिजिट तक आपको कैरी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो प्रिसीजन, इसमें डेसिमल के बाद में कोई भी डिजिट कंफर्म नहीं हुआ, कोई प्रिसीजन इसका रिलायबल नहीं है। इसमें एक डिजिट तक का है और इसमें 2 डिजिट का। तो हम कह रहे हैं जो प्रिसीजन इज इंक्रीजिंग, डेसिमल के बाद जितने डिजिट तक आप अप्रोच कर रहे हो मींस उतना ही प्रिसीजन इंक्रीज हो रहा है। प्रिसीजन इंक्रीज होगा तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। अब बोलो यहां तक के डिस्कशन के अंदर कोई डाउट की चीज लग रही है क्या? ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए डिस्कशन में। मैं बिना समझे भी निकल सकता हूं, तुम्हें तो सिर्फ सुनना है तो बोलना, इसलिए सुनो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मजे की बात ये है स्क्रू गेज से आप रीडिंग ले तो रहे हो लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आप उसी चीज को दोबारा से इसके अंदर फिक्स करोगे ना तो ये डिजिट आपका चेंज होके आ सकता है। अगली बार आप रीडिंग लोगे तो ये 7.95 आ सकता है, फिर आप रीडिंग ले रहे हो 7.96 आ सकता है या 7.91 आ सकता है या 7.90 आ सकता है। The last digit is subject to change। पर इसका चेंज होने के बाद भी ये जो डिजिट है ना इसके कंफर्म होने की इसकी श्योरिटी देता है। यहां तक इसकी श्योरिटी और लास्ट डिजिट क्या है? अनश्योर है। तो श्योर डिजिट्स प्लस अनश्योर डिजिट्स का नंबर होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ श्योर डिजिट्स एंड डाउटफुल डिजिट, टोटल काउंट सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। तो अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना तो इनमें से एक तो है अनसर्टेन और 2 है सर्टेन डिजिट्स। अब यहां पर लैब है फिजिक्स की, है क्या? apparatus है उसमें? apparatus नहीं है? अगर है तो ये तो कुछ ही मिनटों का काम है, ये वहां पर वो डिवाइसेस से आपको मैं फिर ये करवा दूंगा दोनों क्लासेस में एक साथ।
अब आ जाते हैं हम एरर के एनालिसिस पर। ये 5 रीडिंग्स ली है, इनमें से कुछ मैच है, कुछ मिसमैच है। ये न्यूमेरिकल आपको काफी कुछ समझा देगा। हाँ जी, अब इसका सॉल्यूशन करना। एक बात बताओ, ये 500 रीडिंग आपने ली है, आप इसमें से किसी को भी ऐसे उंगली लगा के नहीं कह सकते कि ये वाली रीडिंग गलत है और ये वाली सही है। सब की सब आपने बड़े ध्यान से मेजर किया है, डिवाइस भी बहुत अच्छा लिया आपने। उसके बाद आप किसको सही मानोगे? तो आपसे पूछा जाए तो आप फेल हो जाओगे वहां कि मैं किसको गलत कहूं, सारी रीडिंग मैंने बड़ी ध्यान से ली है ना। हो सकता है रोड ही थोड़ी मोटी रीडिंग हो सकता है पतली मोटी हो, तो आप क्या करोगे? वे ठीक है, मैंने इतनी सारी रीडिंग ली है, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं इन सबका एवरेज वैल्यू निकालूंगा और एवरेज को कह दूंगा कि मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं कि ये है इसकी प्रीसाइज वैल्यू। ओके, फिर कहेंगे द एवरेज और मीन वैल्यू is considered as इन सबको ऐड करेंगे और n का डिवीजन कर देंगे कितना 5, सबको ऐड करो कितना आएगा ये? हाँ जी 25.81 ऐसा है ना, डिवाइड विद 5, ये mm में आएगा, कितना आ रहा है? 5.162 mm। यहां पर सोचने वाली बात की है कि जब सोच कर देखो, यहां पर डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट का प्रिसीजन है ही नहीं, मेजरमेंट में ही, और वहां पर डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट आ रहा है, इसका मतलब वो फेक वैल्यू है। ऐसी वैल्यू एररफुल होती है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी तो है नहीं, इस डिजिट की नो रिलायबिलिटी, ठीक है, इट इज नॉट रिलायबल। तो क्या करें? ड्रॉप कर दो, राउंड ऑफ करो, क्या आएगा आपका? बी एवरेज कितना आएगा? ये आएगा। अब आप कहोगे हाँ ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का प्रिसीजन हमारे मेजरमेंट का है, तीसरे डिजिट का प्रिसीजन नहीं है, इसलिए तीसरे को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो पहली बात तो ये, और दूसरा आपको
अब आपको इसकी एरर निकालनी, अगर इसको आप सही वैल्यू मानते हो ना, राइट वैल्यू मानते हो, तो फिर इनके अंदर एरर है, तो इनके अंदर इसके हिसाब से देखा जाए कितना एरर है वो फाइंड करना है। तो एरर्स इन पर्टिकुलर रीडिंग, इसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। क्या बोले? आप ये मान के चलो फिजिक्स के अंदर एब्सोल्यूट और स्टैंडर्ड वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम है। तो डेल्टा डी वन, पहले रिजल्ट में कितना एरर है? अच्छा एक बात बताओ, ये एररफुल वैल्यू है और ट्रू वैल्यू क्या है? इनका डिफरेंस किस तरह से? अच्छा एक बात बताओ, एक पानी गंदा है, गंदे पानी में से मैं निकाल देता हूँ साफ पानी, तो क्या बच जाएगा? फीचर बच जाएगा, गंदगी बच जाएगी। उस गंदगी को मैं एरर कहता हूँ, ठीक है? तो एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरर इक्वल टू हो जाएगा गंदा पानी माइनस साफ पानी। गंदे पानी में से निकाल लो साफ पानी अलग, तो एरर गंदगी बच जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ D1 माइनस डी एवरेज कितना आएगा? मतलब इसमें से इसको रिड्यूस करोगे, डेल्टा डी टू बताओ, माइनस में माइनस 0.03 mm, डेल्टा डी थ्री बताओ 0.00, डेल्टा डी फोर नहीं 0.02 और डेल्टा डी फाइव कितना? 0.00 mm। ये ऐसा आया है, इसमें से इसको रिड्यूस करो, इन सब में से करते जाओ, पहले में करो, दूसरे में से करो, तीसरे में करो, चौथे में करो, पांचवें में। इसमें से इस वैल्यू को रिड्यूस करते जाओ, एरर आ जाएगी, किसी में पॉजिटिव आएगी, किसी में नेगेटिव। अब बात ये है, एरर है ना अप एंड डाउन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, मतलब कम या ज्यादा एरर होती है ना? अब बात ये है कि एरर का एग्जैक्टली एक बोलते हैं एवरेज साइज कितना है, एरर का साइज, तो उसमें प्लस माइनस भूल कर एवरेज निकालना, एरर का साइज, एवरेज साइज ऑफ द एरर। इसे जल्दी से कॉपी करो। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ, अरे तो सुनो तो बात। एरर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग कैलकुलेशन, देखो मेजरमेंट में एरर तो पक्की ही होगी, 100% प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। देयर आर मेनी फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मेजरमेंट प्रोसेस, सो एरर विल बी देयर ऑलवेज। सर्टेनिटी 100% नहीं हो सकती है, अनसर्टेनिटी रहेगी ही, मतलब एरर रहेगी। नंबर 1, एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एरर का क्या होता है? ये रोल है भाई। मैक्सिमम एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज द सम ऑफ एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। एग्जांपल ले लो, A इक्वल टू है 5.68 mm
प्लस माइनस 0.03 mm। ये ए का रिजल्ट है। मैंने आपको कल बताया था ना कि रिजल्ट किस तरह पब्लिश होता है। पहले तो मीन वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में कितना अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर एवरेज होगा, दैट इज एरर, मैक्सिमम एरर। ए क्वांटिटी और है बी, और उसमें भी इस तरह से कुछ है। फॉर एग्जांपल 10.83 mm प्लस माइनस 0.07 mm। इसका क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पर मेजरमेंट हमने एवरेज लिया तो 5.68 mm आया, पर उसमें 0.03 mm प्लस या माइनस में जनरली एवरेज होता है। साइलेंस प्लीज। और बी जो है ना 10.83 mm का साइज है एवरेज, और उसमें 0.07 mm का अप्स एंड डाउन्स होता है। आए भी नहीं गया क्या? अब आपका सी जो है ना, सी डिफाइन है ए प्लस बी, तो फिर सी का जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा? सी का वैल्यू इन दोनों को ऐड करो, ये कितना होता है? (16.51 mm प्लस माइनस 1 ना 0.1 mm 10 कहेंगे 0.10 mm। तो हमने सिर्फ एडिशन किया है और एरर बढ़ गई है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो ये तो है एडिशन की एरर, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो डी इस तरह से डिफाइन है b माइनस ए, तो d का वैल्यू आएगा, बताओ क्या आएगा? ओके, प्लस माइनस 0.10 mm। अच्छा ये बताओ, हमने इन दोनों क्वांटिटीज को मेजर किया, इनका खुद का कुछ एरर था जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हमने क्या किया, सी को कैलकुलेट किया जो कि ए और बी के एडिशन से आ रहा है। थोड़ी देर बाद हमने डी को कैलकुलेट किया जो कि बी माइनस ए से आ रहा है। तो एक तरफ हमने दोनों क्वांटिटीज जिनको मेजर किया है उनका एडिशन किया, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन किया है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि एडिशन करने पर एरर ज्यादा इफेक्टिव हुई है या सब्ट्रैक्शन करने पर ज्यादा इफेक्टिव हो गई है? एरर का इफेक्ट किस में ज्यादा इंप्रेसिव हो गया है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन? एडिशन वाले हाथ ऊपर करना और सब्ट्रैक्शन वाले हेलो। चलो देखते हैं। अच्छा देखो यहां देखो, एडिशन में जो एरर का रेशियो है ना वो कितना है? 0.10 डिवाइड विद 16.51, ये है ना, इसको कहते हैं 1 आउट ऑफ 165.1, इतना है ना रेशनल एरर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 165 आलू हमने छांट लिए ना तो उसमें से एक आलू खराब आ जाएगा, एक आलू मैक्सिमम एक। और इसमें जब करें तो इसमें क्या होगा, 0.10 डिवाइड विथ 5.15, इसका मतलब हो गया 1 आउट ऑफ 51.5। इसका मतलब ये हो गया कि हमने साढ़े 51 आलू लिए और उनमें से एक खराब आ गया। मुझे एक बात बताइए कि खराबी ज्यादा किस में इफेक्टिव है, नेगेटिव में या फिर उस एडिशन में? यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन किया ना, इसमें एरर का इफेक्ट ज्यादा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर 5.15 की जगह ओनली 1.15 होता रिजल्ट में, तो ये क्या आ जाती, 1 आउट ऑफ 10 के करीब आ जाती है फिर, है ना?
मतलब ये है, अगर ये दोनों के दोनों मेजरमेंट बहुत पास पास के हैं तो एरर 200-300% भी हो सकती है। सब्ट्रैक्शन करने पर 200-300% हो सकती है एरर। तो सबसे ज्यादा एरर इफेक्टिव कब होती है? सब्ट्रैक्शन में होती है। ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा ना तो ये नीट में आएगा या आईटी में आएगा, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। चलो जी, ओके। दूसरा जो हम देखते हैं, हाँ जी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो क्या होता है? रैशनल एरर्स आर एडेड और परसेंटेज आर एडेड टू गिव रैशनल एरर और परसेंटेज एरर इन इसका मतलब क्या है? देखो क्वेश्चन से समझो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से अच्छा कोई टीचर नहीं होता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से पंगा लोगे ना तो गारंटीड नॉलेज बिल्ड होती है। एक न्यूमेरिकल से उलझ जाओ और 4 रिवीजन को भूल जाओ। 4 रिवीजन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक न्यूमेरिकल। बताना मेरा काम है और ट्राई करना आपका काम है। चलिए जी देखें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो रेडियस की एरर हमें दे रखी है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ जी, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 4 पाई टाइम्स आर इंटू आर। आर 2 बार आ गया ना इसमें, तो परसेंटेज एरर ऐड होगी 2 बार। इसका मतलब ये हो गया 4 पाई आर इंटू आर। इस आर का परसेंटेज एरर और इस आर का परसेंटेज एरर दोनों को ऐड कर दो, एरिया का परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन ए कितना आएगा? 1.5% प्लस 1.5% कितना आया? 3%। या फिर पावर टाइम्स कर लो, 2 टाइम्स 1.5%। पावर कितनी है उस पर? आर पर 2 है ना, तो 3% आएगा। सो एरर और परसेंट इन ए इक्वल टू 3%। एरिया में परसेंटेज 3 होगा एरर का।
कोई भी कैलकुलेशन होगी ना तो एरर को आप हमेशा बढ़ते हुए देखोगे, एरर कभी भी कम नहीं हो सकती है। एरर जितना लंबा जिएगी उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। आगे बढ़े। हाँ जी, दूसरा क्या बोला था? वॉल्यूम में एरर, एरर इन वॉल्यूम। बोलो भाई। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? देखो R 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तो 3 बार उसकी एरर इंट्रोड्यूस होगी। 1.5% प्लस 1.5% प्लस 1.5%। इसका मतलब ये है 4/3 पाई टाइम्स R डॉट R डॉट R। तो आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज एरर इन डेल्टा V इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ R प्लस परसेंटेज एरर ऑफ R प्लस परसेंटेज एरर ऑफ R। 3 टाइम्स ही लिख देना, क्या इतना झंझट कर रहे हैं? मतलब पावर टाइम्स कर दे, यानी कि 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन R, 3 टाइम्स 1.5%। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा भाई? 4.5%। बोलोगे तभी तो जानो ना। 4.5% वॉल्यूम के अंदर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम में एरर ज्यादा होगी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन करने से। तो आपको बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन जितनी ज्यादा इन्वॉल्व करती है ना क्वांटिटीज को, उतना ही ज्यादा एरर बढ़ती चली जाएगी। ये कभी कभी ये 5 ऐसा लिखा जाता है ना, ये आप जरा सा देख लिया करो ना। और करें क्वेश्चंस? और करें? हाँ बच्चों, तो ऐसा है, ये फॉर्मूला देख रहे हो बेटा, बीच में इस तरह बात नहीं करना, मत किया करो। ये तो छोटे बच्चों की बातें होती है। ये मेरा पेन ले गया, मैं उसकी कॉपी ले रहा हूँ, ये तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। आप ये समझ सकते हो, अगर आपको डेल कैलकुलेट करना है ना, तो इसके अंदर कितनी सारी क्वांटिटीज को पहले मेजर करना पड़ेगा। W जिसको हम वेट कह रहे हैं, वेट मेजर करना पड़ेगा। L लेंथ है, लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। B ब्रेथ है, वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। D डेप्थ है, वो भी कैलकुलेट करना है। Y यंग्स मॉडुलस है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतनी सारी मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर तो सब में आएगी, और सब में अगर एरर है ना, तो डेल में खूब सारी एरर आएगी। अब हम डेल को कंसिडर करें या नहीं करें, जरा सा इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। एरर्स इन पर्टिकुलर्स is given by, देखो W का एरर है ना, वो है 0.5%, L का एरर है 1%, B का एरर है 1.5%, D का एरर है 2.5% और Y का एरर है 3%। अब आपसे कहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन डेल।
तो डेल में परसेंटेज एरर कितना होगा? 0.5 कैसे? हाँ जी, परसेंटेज एरर डेल का निकालना है। तो देखो एक चीज, रूल क्या है, चाहे तो आप डिवीजन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, बेटा बीच में मत बोला करो। हाँ, सुनने पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली बेटर ही रिजल्ट होगा। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे मल्टीप्लिकेशन करो चाहे डिवीजन करो, परसेंटेज एरर तो एडी होती है, याद है? तो मैं ये कह सकता हूं परसेंटेज एरर इन डेल इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ऑल, कह दे सम ऑफ परसेंटेज एरर्स इन ऑल इंडिविजुअल्स, इन नहीं, हम कहें कि ड्यू टू तो अब करें परसेंटेज एरर इन डेल उसको अंदर ही खींच ले पकड़ के। ये तो बड़ा लड़का है, कहीं मुझको पकड़ के खींच ले जाता। चलो भाई, यहां देखो W की वजह से कितना परसेंटेज एरर आएगा, W की वजह से कितना आएगा 0.5। तो W का कंट्रीब्यूशन 0.5% है। प्लस मुझे ये बताओ L में जो परसेंटेज एरर होगी ना, उसकी वजह से रिजल्ट में कितना परसेंटेज एरर आएगी? L की वजह से कितना आएगा? अरे भाई L की डिपेंडेंसी तो देखो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है का मतलब 3 टाइम्स इसका एरर कितना है 1%, 3 टाइम्स ऑफ 1% प्लस B की वजह से 4 तो श्योर एंड सर्टेन है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 4 तो जो एरर आएगी वो किसकी वजह से आएगी? B की वजह से, और B की पावर कितनी है 1, तो B की वजह से कितना एरर आ रहा है? अरे देख के तो बोलो, बैठे क्यों हो? D की वजह से कितना एरर आएगी आप बताओ, ये आपका क्वेश्चन कितना? 2.5%, 3 इंटू 2.5%, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3, तो ये 3 टाइम्स आएगा। तो 3 टाइम्स 2.5% प्लस Y की वजह से क्या एरर आएगा? कितना? 3%। अब यहां पर एक बात याद रखिए, बाद में अचानक से उठने के बाद लोग पूछते मैं कहाँ हूं, ऐसे मत बोलना। इनफैक्ट मैंने बता दिया है कि चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, परसेंटेज एरर हमेशा ऐड अप होती है। समझ गए ना? ये मत सोच लेना कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां तो ऐड कर दूं और डिवीजन हो रहा है वहां पर सेपरेट कर दूं परसेंटेज एरर को, मत कर देना ऐसा। समझ गए? गलत हो जाएगा। चलो जी बताओ अब 0.5% प्लस ये कितना हो गया 3% प्लस 1.5 प्लस ये कितना होगा 7.5 प्लस 3, ये टोटल परसेंटेज एरर आ जाएगी। कितना आ रही है ये परसेंटेज एरर इन डेल इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये हो गया 2 3 5 और 10 15.5 15.5%। तो डेल में जो एरर आ जाएगा ना वो कितना आएगा 15.5% आ जाएगा। और ये 15.5% है ना, हर एक की वजह से कंट्रीब्यूशन हुआ है ना, उससे बना है। बात समझ में आई होगी? तो इस तरह से एरर का असर पड़ता है। अब हम एरर पढ़ रहे हैं लेकिन इस एरर के कंसेप्ट को हम बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस में
इंट्रोड्यूस करेंगे और इसका यूज़ फिजिक्स में बहुत जगह पर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, थर्मोमेट्री में भी है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is given by एट द प्लेनेट सरफेस। ओके, प्लेनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है, या नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। नियर बोलने का मतलब 10, 5, 20 किलोमीटर तक कोई असर नहीं पड़ेगा खास। हाँ जी, इफ हाँ जी, अब कहते हैं कि अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस 2% कम हो जाता है टेक मास अनचेंज्ड। प्लेनेट का मास चेंज नहीं हो रहा है, प्लेनेट का मास उतना ही है, लेकिन प्लेनेट का रेडियस 2% कम हो जाता है। अब आप इसका सॉल्यूशन करने लगोगे तो फिर आपके दिमाग में पहली बात तो ये आती है कि r को पहले तो इतना ले लें, उसके बाद में r को 2% कम करके ले लेते हैं। 2% कम करके लेने का मतलब ये है r डैश इक्वल टू हो जाएगा r माइनस 2% ऑफ r। 2% ऑफ r कितना हो जाएगा? 0.02 r। इसका मतलब ये 2% कम हो गया। फिर आप इसको रख के इसमें प्रोसेस करोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, पन्ना भर जाएगा पूरा। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोच कर चलो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाता है। हाँ जी, इस तरीके से सोचो कि r की वैल्यू में कुछ एरर आ गई है और वो 2% एरर है, तो यहाँ पर जो 2% कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जहाँ भी, तो ये मान लेना कि वो एरर के साइज़ के हैं। बोलो एरर इसी साइज़ की तो होती है ना, 2%, 2.5%, 3%, 5%, ऐसे तो होती है एरर। तो जहाँ पर ये स्मॉल चेंज आ जाता है ना, तो वो एक सरदर्द नहीं है, वो खुश होने की बात है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हम सीधा निकाल सकते हैं। अब आपको पता है G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया, अगर R की वैल्यू कम होती है ना तो G की वैल्यू ज्यादा हो जाती, तो G बढ़ जाएगा। G बढ़ जाएगा कितना परसेंट? 4%। वेरी गुड। कितना परसेंट भाई? 2 गुणा 2% इक्वल टू 4%। तो G की वैल्यू 4% बढ़ जाएगी। G विल इंक्रीज बाय 4%। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है? कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स। ठीक है, अच्छा हिंदी में लिख दिया क्या? सॉरी। G increases by 4%. Is it okay now?
अब देख लो, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कुछ क्वेश्चन है, आए भी क्वेश्चन है, वो करवा रहा हूं मैं आपसे। इसको जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन बड़ा है और आंसर छोटा है। हो गया कॉपी? ओके, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। लो जी, काइनेटिक एनर्जी में 2% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ये पूछा है। तो इसको कैसे करें जरा बताओ। कैसे करें भैया? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, पता होना चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv², होती है कि नहीं? सबको पता है नहीं है? अब पता चल गया ना। तो ये 1/2m इंटू m² v² नहीं लिख सकता क्या मैं इसे? लिख सकता हूं ना। अब mv को क्या लिखते हैं? p, लीनियर मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p² अपॉन 2m। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है k में चेंज और फाइंड क्या करना है? p में चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी का तो ये फॉर्मूला हो गया और इसका मतलब ये हो गया कि p इक्वल टू हो गया √2mk। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर प्रोपोर्शन देखिए, P प्रोपोर्शनल टू K का रूट, या कहीं फिर P इज प्रोपोर्शनल टू K टू दी पावर 1/2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया परसेंटेज, हाँ 2% डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी results into half of 2%, that is 1% decrease in momentum। बोलो आंसर आ गया कि नहीं? आपको पता है P काइनेटिक एनर्जी के रूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब रूट का मतलब हाफ पावर होती है और परसेंटेज एरर से पावर मल्टीप्लाई होके ही तो इस क्वांटिटी का आएगा ना। तो पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया उसकी एरर को और 1% आंसर आपका आ गया। काइनेटिक एनर्जी 2% कम होगी ना तो लीनियर मोमेंटम 1% कम हो जाएगा। वाइस वर्सा भी एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन की स्ट्रेटजी कौन सी है वो आपको समझ में आ गई होगी।
और सारा एरर के कंसेप्ट से ही है। आगे चले, एक और क्वेश्चन ले लो। लो जी, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट के अंदर चलेंगे। अब आप ही बता दो, ये तो फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या है? ये रहा। पी का चेंज दे रखा है, के का चेंज निकालना है। देख लिया फॉर्मूला, बताओ क्या आंसर आएगा। के पी पर किस तरह डिपेंड करती है? डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन पी इज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, है कि नहीं? बताओ, P के अंदर 300% लीनियर मोमेंटम ऑफ है कार में E थोड़ी आता है, माता खराब। हाँ ऐसे है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए कार बिकम्स 300%। क्या कहा है? 300% हो गया है लीनियर मोमेंटम। मुझे ये बताओ P में कितना चेंज हुआ है? बोलो। क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? P का वैल्यू 300% हो चुका है, कितना चेंज हो गया P में? अरे भाई P के अंदर 200% चेंज हो गया। पहले P का वैल्यू था X, कितना था? और अब वो 300% हो गया। 300% होने का मतलब 3 गुना हो गया, यानी अब जो P है ना वो हो गया 3x। तो मतलब P के अंदर चेंज कितना हुआ? कितना चेंज हुआ? 2x, मतलब 200% चेंज हुआ है। अब यहां पर वो एरर का कंसेप्ट काम करेगा क्या? ये बड़ा चेंज है भाई, इसके अंदर वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा। एरर का कंसेप्ट लगता है छोटे फ्रैक्शंस पर, छोटे छोटे चेंज, 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4%, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एरर से होते हैं। ये इससे नहीं होगा। इसका आंसर होगा कैसे? P जो है ना पहले से कितना गुना हो गया? 3x। एक मिनट, क्या कर दिया? 3x हो गया है, 3 गुना हो गया है। तो मुझे ये बताओ P की जगह पर 3 गुना वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 स्क्वायर टाइम्स, दैट इज 9 टाइम्स। अब मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट हो जाएगी? के ई बिकम्स, है ना, 900%। और या फिर ऑप्शन आपको मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, इंक्रीजेज बाई, अब बताओ क्या लिखूं? इंक्रीजेज बाई
800%, जितना पहले थी ना 800% बढ़ जाएगी, टोटल कितना हो गई फिर 900% हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। समझ गए बात? तो 1-2% का हमने किया था, वो एरर के कंसेप्ट से हुआ। 300% आ गया तो एरर का कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान रखना। बड़ा परसेंटेज मतलब 50%, 25% इस पे नहीं लगता। एरर अप्रोक्सीमेशन सिर्फ 10% के नीचे ही काम करता है, यही मान के चलना। आगे चले, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लिखो। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज लॉस्ट बाय 1.4%। What is loss of kinetic energy? सीधा आंसर बता दो। ऐसो में पेन नहीं चलाना पड़ता। रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो, ये रहा रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का पी के साथ क्या रिलेशन है? स्क्वायर प्रोपोर्शन है। अब बता दो, K प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब बताओ ये परसेंटेज चेंज छोटा है कि बड़ा है? छोटा है तो क्या करोगे? एरर का कंसेप्ट लग जाएगा ना। कितना आएगा बताओ काइनेटिक एनर्जी का चेंज? अरे भाई ये तो आप आना ही नहीं निकाल सकते कि इसका बेसिक नहीं आता। मैं तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। तो अगर अभी आप एक्टिव नहीं हो तो फिर कब होगी? देखो एक बात तो पक्की है कि मोमेंटम का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन तो है ही नहीं इनमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम है इसका। तो ये हो गया के इज लॉस्ट 2 times 1.4%। कितना ड्रॉप हो जाएगा? 2.8% ड्रॉप हो जाएगा।